हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस का यूनिट 2। ये हमारा रैपिड कोर्स है। रैपिड कोर्स का मतलब हम लोग सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही कवर करते हैं इस कोर्स में। तो चलिए, यूनिट 2 का हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंस्ट्रूमेंटेशन प्रिंसिपल और एप्लीकेशन। ये क्वेश्चन 10 मार्क्स में पूछे जाते हैं। उसके बाद है फंडामेंटल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, ये 5 या 7 मार्क्स में पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद है फैक्टर अफेक्टिंग वाइब्रेशन, ये क्वेश्चन लगभग 2 मार्क्स में आता है। फिर उसके बाद जो हमारा टॉपिक है फिल्म फोटोमेट्री और एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये टॉपिक से कभी कभी इसका प्रिंसिपल, इंस्ट्रूमेंटेशन और एप्लीकेशन पूछ दिया जाता है एग्जाम में। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके पास बहुत कम टाइम है, आपका कल एग्जाम है या फिर 1-2 दिन के अंदर एग्जाम है, और आपको पासिंग मार्क्स स्कोर करना है अपना इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस सब्जेक्ट में, तो आप इस यूनिट से कम ना इतना टॉपिक्स को कवर कर लो, इन 3 टॉपिक से। क्योंकि ना मैं देखा हूँ हर बार कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से ही मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन बनते हैं इस यूनिट से। इसका जो इंस्ट्रूमेंटेशन प्रिंसिपल और एप्लीकेशन है ना, ये लगभग 10 मार्क्स में हर बार पूछे जाते हैं। तो और इसके बाद इसका फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन, ये भी पूछे जाते हैं। लेकिन ये जो फ्लेम फोटोमेट्री और एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है ना, ये क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं। इसका आने का चांस कम है। ये जो टॉपिक है ना, इंस्ट्रूमेंटेशन प्रिंसिपल और एप्लीकेशन, इसका आने का चांस सबसे ज़्यादा हाई होते हैं एग्जाम में आने का। अगर आपके पास बहुत कम टाइम है तो आप इसको कवर कर लो, कम से कम ये 3 टॉपिक्स को। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रिंसिपल। तो आइए चलिए हम लोग इसका प्रिंसिपल समझते हैं। देखिए यहाँ क्या बोलता है, मॉलिक्यूल्स आर मेड ऑफ एटॉम्स कनेक्टेड बाय बॉन्ड्स एंड दीज बॉन्ड्स बिहेव लाइक स्प्रिंग। देखिए, जैसे कि ये मॉलिक्यूल है, ये एटॉम से मिलकर के बनता है और एटॉम के बीच में बॉन्ड्स होता है। ये जो बॉन्ड है ये स्प्रिंग की तरह बिहेव करता है। अब यहाँ पर होता क्या है, जब भी हम कोई मॉलिक्यूल में आईआर रेडिएशन पास करेंगे तो ये मॉलिक्यूल के अंदर का जो एटॉम है ना, इसके बीच में जो बॉन्ड है, ये एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है और इसी एनर्जी के एब्जॉर्ब करने के कारण ये वाइब्रेट करता है। तो हम लोग यहाँ पास क्या करते हैं, ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है ना, इसी को मेजर करते हैं आईआर इंस्ट्रूमेंटेशन के थ्रू। इसी से हम लोग को पता चलता है कि ये बॉन्ड किस टाइप का है और यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप अटैच है। तो बेसिकली हम लोग का प्रिंसिपल यही है। यहाँ पे देखिए, द एब्जॉर्प्शन काउजेज द बॉन्ड टू वाइब्रेट मोर स्ट्रांगली, द इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड दिस एब्जॉर्प्शन हेल्प्स इन आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। और एक और चीज़ है, ये जो बॉन्ड है ये तभी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा जब आईआर रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी और ये जो बॉन्ड का पहले बॉन्ड था उसका फ्रीक्वेंसी दोनों मैच करता है। यहाँ पर देखिए, व्हेन वी पास इंफ्रारेड रेडिएशन ऑन अ मॉलिक्यूल द बॉन्ड्स एब्जॉर्ब दिस एनर्जी ओनली इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ आईआर रेडिएशन मैचेस द नेचुरल वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉन्ड। तो देखिए, ये सिंपल इसका प्रिंसिपल था, वैसा कोई टफ नहीं था। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन। ये सिंपल यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की तरह है। यहाँ पास देखिए, एक लाइट सोर्स है, फिर दो मिरर से टकरा करके सैंपल सेल या फिर रेफरेंस सेल के पास जाता है। फिर उसके बाद वो चॉपर से पास होकर के फिर ये मिरर से टकरा करके वो सिंपल अपना इसमें आ जाता है, मोनोक्रोमेटर में आ जाता है, फिर डिटेक्टर में, फिर रिकॉर्डर में। यहाँ पास क्या होता है, हम लोग को अगर सैंपल सेल का रीडिंग चाहिए होता है ना, तो लाइट सोर्स जब ऐसे और ऐसे जाता है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, रेफरेंस सेल को ब्लॉक कर देंगे, रेफरेंस सेल का लाइट को। ये ब्लॉक ऐसे होता है, ये चॉपर से ब्लॉक होता है, ये चॉपर रोटेट करता है। अगर हम लोग को इसका लाइट चाहिए तो ये चॉपर रोटेट होकर के नीचे आ जाएगा, तो नीचे आ जाएगा तो ये इसको ब्लॉक कर देगा, फिर ये सिर्फ लाइट पास होगा, हम लोग को इसका सैंपल सेल का एब्जॉर्प्शन पता चल जाएगा। अगर हम लोग को रेफरेंस सेल का रीडिंग चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ब्लॉक कर देंगे, सैंपल सेल का लाइट को, तो चॉपर फिर ऊपर चला जाएगा, तो सिर्फ रेफरेंस सेल पास होगा, फिर ऐसे फिर रेफरेंस सेल का हम लोग को रीडिंग मिलेगा। तो इसी तरह इसका इंस्ट्रूमेंटेशन होता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं इसका लाइट सोर्स। लाइट सोर्स क्या क्या होता है इसमें 3 लाइट सोर्स हमने लिखा है। जैसे कि पहला नस्ट ग्लोवर है, दूसरा ग्लोवर से है और तीसरा है नाइक्रोम वायर। इसको समझाने के लिए मैं आपको सिंपल से ये डायग्राम बनाया हूँ, ये बस मैं आपको समझाने के लिए बनाया हूँ। ये देखिए, जो नस्ट ग्लोवर होता है ना, उसके अंदर एक रॉड होता है जो कि 2 सेंटीमीटर लॉन्ग है और 1 मिलीमीटर उसका डायमीटर होता है। ये जिरकोनियम, ट्रायम और थोरियम से मिलकर के बना होता है। जिरकोनियम ऑक्साइड, ट्रायम ऑक्साइड और थोरियम ऑक्साइड। और क्या होता है ना, ये 1000 से लेकर के 1800 डिग्री सेल्सियस तक हीट होता है, तभी ये लाइट प्रोड्यूस करता है। और दूसरा है ग्लोबर सेल। ये देखिए, मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है सिलेंडर की तरह, जिससे आपको याद हो एग्जाम में कि यहाँ पास कुछ सिलेंडर टर्म यूज़ होता है, तो आपको आंसर को तुरंत याद कर पाओ। तो देखिए, ये क्या होता है ना, ये सिलिकॉन कार्बाइड सिलेंडर से मिलकर के बना होता है। 15 मिलीमीटर इसका लेंथ होता है और 5 मिलीमीटर इसका डायमीटर होता है। ये हीट होता है 1300 से लेकर के 1700 डिग्री सेल्सियस तक हीट होता है। तो देखिए, मैं यहाँ पास क्या किया हूँ ना,
एक ये यहाँ पर स्माइली साइन बना दिया हूँ और एक सैड साइन बना दिया हूँ। ये साइन इसलिए बनाया हूँ क्योंकि देखिए नर्स ग्लोवर है ये 1000 से लेकर के 1800, ये ज़्यादा है 1800, तो इसलिए मैं यहाँ पर ऐसा बना दिया हूँ और यहाँ पर सैड बना दिया हूँ 1700, ये कम है, जिससे आपको एग्जाम में याद हो कि ये इसमें 1800 है और इसमें 1700 है, आप कंफ्यूज ना हो। अब थर्ड है हमारा नाइक्रोम वायर। ये सिंपल एक कॉयल होता है नाइक्रोम का, इसमें क्या करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो इससे वो हीट होता है और लाइट को एमिट करता है। सिंपल लाइट सोर्स इसका यही था, नर्स ग्लोवर, ग्लोबल सेल और नाइक्रोम वायर। देखिए यहाँ पर क्या होता है, नर्स ग्लोवर इट कंसिस्ट ऑफ रॉड और हॉलो ट्यूब 2 centimeter long and 1 millimeter in diameter, made by heating of compressing powdered oxide like zirconium oxide, trium oxide और thorium oxide। अब दूसरा है इट इज़ हीटेड बिटवीन 1000 to 1800 डिग्री सेल्सियस। देखिए मैंने आपको यहाँ पे समझाने के लिए ऐसा बनाया था, वही है यहाँ पास। ये प्रोवाइड करता है मैक्सिमम रेडिएशन 7100 पर सेंटीमीटर रीजन में। अब दूसरा है हमारा ग्लोबल सेल। ये देखिए ये सिलिकॉन कार्बाइड सिलेंडर से मिलकर के बना है, 50 मिलीमीटर इन लेंथ और 5 मिलीमीटर इन डायमीटर। ये हीट होता है 1300 to 1700 डिग्री सेल्सियस। ये मैक्सिमम रेडिएशन प्रोवाइड करता है 5200 पर सेंटीमीटर रीजन में। अब तीसरा नाइक्रोम वायर, ये भी वही था। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा मोनोक्रोमेटर। ये सिंपल मोनोक्रोमेटर जो हमने यूवी विजुअल में पढ़ा था, ये सेम वही है। यहाँ पे भी सिंपल एंट्रेंस स्लिट है, डिस्पर्सिंग एलिमेंट है जो प्रिज्म और ग्रेटिंग होता है, और एग्जिट स्लिट है। जैसे कि यहाँ पर प्रिज्म ये ग्लास कॉर्ड्स और फ्यूज सिलिका का बना होता है, ये डिस्पर्सन नॉन लीनियर होता है इसमें, और इसका लाइट बेंट और रिफ्रैक्टेड हो जाता है। और ये ग्रेटिंग इक्वी स्पेस्ड लाइन कंसिस्ट करता है ऐसे इस तरह कुछ, और इसमें डिस्पर्सन लीनियर होता है, और ये मोर एक्यूरेट एंड वाइडली यूज होता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में। अब नेक्स्ट है हमारा डिटेक्टर। ये इंपॉर्टेंट है, आइए इसको हम लोग अच्छा समझते हैं। हम लोग को 5 तरह का डिटेक्टर इसमें पढ़ना है, गोले सेल, बोलोमीटर, थर्मोकपल, थर्मिस्टर, पायरो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर। सबसे पहला है हमारा गोले सेल। गोले सेल में क्या होता है, यहाँ पर एक चैम्बर होता है जो कि गैस से भरा होता है, जीनॉन गैस से। इसमें जब आईआर रेडिएशन आता है ना, तो ये जो गैस का मॉलिक्यूल है ये हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, और यहाँ पर एक फ्लेक्सिबल डायाफ्राम होता है ये एक एंड में। तो ये जब हीट को एब्जॉर्ब करता है तब ये मॉलिक्यूल, तो ये जो फ्लेक्सिबल डायाफ्राम है ये मूव करता है। तो इसके मूव करने के कारण जब यहाँ से इंसिडेंट लाइट जो आता है वो डिफ्लेक्ट हो जाता है, और ये डिफ्लेक्टेड ऑफ लाइट को हम लोग फोटोट्यूब में मेजर करते हैं। तो सिंपल यही है, देखिए इट कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल चैम्बर फिल्ड विथ गैस सच एज xenon with one side closed by a flexible diaphragm. When IR enters, the gas absorbs the heat and expands, causing the diaphragm to move. ये जो गैस है वो हीट एब्जॉर्ब करेगा और ये डायफ्राम मूव करेगा। उसके बाद विच रिजल्ट इन डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एंड दिस डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज मेजर्ड बाय अ फोटोट्यूब। जो लाइट डिफ्लेक्ट होगा उसको हम लोग फोटोट्यूब में मेजर करेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा बोलोमीटर। आइए हम लोग अब बोलोमीटर को समझते हैं। देखिए बोलोमीटर एक थिन मेटल कंडक्टर होता है। यहाँ पे क्या होता है, अगर हम टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज़ करेंगे तो 0.4% रेजिस्टेंस उसका इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर देखिए अ बोलोमीटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल दैट द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल इंक्रीजेज 0.4% फॉर एवरी सेल्सियस डिग्री इंक्रीजेज ऑफ टेम्परेचर। तो ये सिंपल है, इसी का प्रिंसिपल पे बेस है। अगर हम टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाएंगे तो 0.4% इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा थर्मोकपल। थर्मोकपल में क्या होता है, हम लोग 2 डिसिमिलर वायर को कनेक्ट करते हैं आपस में। देखिए एक वायर ये है और एक वायर ये है, और इधर से आईआर रेडिएशन हम लोग एक एंड के थ्रू इस पे दे रहे हैं इस वायर पे। तो यहाँ पर इस आईआर रेडिएशन की वजह से क्या होता है ना, ये हॉट हो जाता है और इधर का जो एरिया है ये कोल्ड रहता है। तो यहाँ पास एक टेम्परेचर का डिफरेंस हो जाता है, तो इसी टेम्परेचर के डिफरेंस के कारण यहाँ पास इलेक्ट्रिक फ्लो हो जाता है। तो यहाँ पर सिंपल है, थर्मोकपल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन 2 dissimilar metal wire are connected together at both ends, a temperature differential exists and an electrical current flow between the 2 ends. तो ये भी सिंपल है। अब नेक्स्ट है हमारा थर्मिस्टर। ये सिंपल बोलोमीटर की तरह है जो हमने अभी पढ़ा। यहाँ पास क्या होता है ना, अगर हम लोग टेम्परेचर को 1 डिग्री बढ़ाएंगे तो इसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस 5% बढ़ेगा। ये मेटल ऑक्साइड से मिलकर के बना होता है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इंक्रीजेज 5% फॉर एवरी सेल्सियस डिग्री इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। ये सिंपल उसी की तरह है। अब नेक्स्ट है हमारा पायरो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर। पायरो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं और इसके अंदर पायरो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स होते हैं। ये जो क्रिस्टल है ना, ये रैंडम मूव करते रहते हैं इधर इधर। तो जब हम लोग यहाँ पास आईआर रेडिएशन पास करेंगे इसके थ्रू, तो ये क्रिस्टल है ना, ये आईआर रेडिएशन से एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर ये पोलराइज हो जाते हैं।
पोलराइज होने के बाद ना इसमें जो पॉजिटिव चार्जेस के क्रिस्टल होते हैं ना वो एक तरफ आ जाते हैं और नेगेटिव चार्जेस के क्रिस्टल एक तरफ आ जाते हैं, तो जिसके थ्रू यहाँ पास इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होने लगता है। तो सिंपल उसी के बेसिस पे यहाँ पास हम लोग हैं और इस इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग इस वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं। देखिए, इन पायरोइलेक्ट्रिक डिटेक्टर अ पायरोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल प्लेस्ड बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, ये दो इलेक्ट्रोड है, इसके बीच में पायरोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल प्लेस्ड है। व्हेन IR रेडिएशन फॉल्स ऑन द पायरोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल इट एब्जॉर्ब्स एनर्जी एंड गेट पोलराइज्ड, ये एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है इस रेडिएशन के थ्रू और ये पोलराइज हो जाता है। ड्यू टू दिस पोलराइजेशन द पॉजिटिव चार्ज गेट डिपॉजिट ऑन वन इलेक्ट्रोड एंड द नेगेटिव चार्ज ऑन अनदर इलेक्ट्रोड। इस पोलराइजेशन के कारण इसमें जो पॉजिटिव चार्ज के क्रिस्टल है ना वो एक तरफ आ जाते हैं और नेगेटिव चार्ज का एक तरफ आ जाता है, जिसके कारण यहाँ पास इलेक्ट्रिक सिग्नल प्रोड्यूस हो जाता है और इसी सिग्नल को हम लोग इस वोल्ट मीटर में मेजर करते हैं, विच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिकल सिग्नल दैट डिपेंड्स ऑन हीट। सिंपल इसका यही था पायरोइलेक्ट्रिक डिटेक्टर का। यहाँ पास हम लोगों ने सारा डिटेक्टर पढ़ लिया है IR इंस्ट्रूमेंटेशन का। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है इसका एप्लीकेशन ऑफ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस दोनों में यूज़ होता है और फिर हम लोग ड्रग का इम्प्योरिटीज़ का आइडेंटिफिकेशन में भी इसका यूज़ करते हैं। और यहाँ पास है स्टडी रेशियो ऑफ आइसोमर, हम लोग ना रेशियो ऑफ आइसोमर का स्टडी में भी इसका यूज़ करते हैं जो कि मिक्सचर ऑफ कंपाउंड में रहता है। हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, हम लोग का फंक्शनल ग्रुप का आइडेंटिफिकेशन में भी यूज़ करता है और ये रॉ मटेरियल का इवैल्यूएशन में भी यूज़ करता है, जैसे कि एक्टिव इंग्रेडिएंट और एक्सिपिएंट। तो ये सिंपल हमारा एप्लीकेशन था, हम लोगों ने ये पार्ट कवर कर लिया, इंस्ट्रूमेंटेशन, प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं फंडामेंटल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन इन पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। दो तरह का वाइब्रेशन हम लोग को पढ़ना है यहाँ पास, एक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन और एक बेंडिंग वाइब्रेशन। मतलब मॉलिक्यूल के अंदर ये दो तरह का वाइब्रेशन होता है। तो देखिए स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन में क्या होता है ना, जैसे कि ये हमारा एटॉम है, ये एक एटॉम है, ये एक सेंट्रल एटॉम है और ये भी एक एटॉम है। तो ये एटॉम आपस में स्ट्रेच ऐसे ऐसे स्ट्रेच करता है, तो इसका डिस्टेंस कम या फिर ज़्यादा होता है, मतलब डिस्टेंस इंक्रीज करता है या फिर डिक्रीज करता है। और बेंडिंग में क्या होता है ना, ये ऐसे लेफ्ट राइट अप डाउन ऐसे करके ये बेंड करता है। तो सिंपल इसी के बारे में हम लोग को यहाँ पास पढ़ना है। तो देखिए स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन दो तरह का पढ़ना है हम लोग को, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। और बेंडिंग वाइब्रेशन चार तरह का होता है, सीजरिंग, वैगिंग, रॉकिंग और ट्विस्टिंग। तो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन में क्या होता है ना, डिस्टेंस बिटवीन टू एटॉम इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। और दो तरह का ये जो होता है सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या करता है ना, ये दोनों सेम डायरेक्शन में ये मूव करता है, जैसे कि ये दो एटॉम है, दोनों सेंट्रल एटॉम की तरफ ही मूव कर रहा है ऐसे और ऐसे, तो इसको हम लोग सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन बोलते हैं। और एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन में क्या होता है, एक सेंट्रल एटॉम की तरफ मूव करता है तो एक अपोजिट मूव करता है, मतलब दोनों अलग अलग डायरेक्शन में मूव करता है। देखिए इन दिस वाइब्रेशन बोथ एटॉम मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये सिंपल था स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे बेंडिंग वाइब्रेशन। बेंडिंग वाइब्रेशन में क्या होता है ना, एटॉम का जो पोजीशन होता है ना वो चेंज होता है ओरिजिनल बॉन्ड एक्सिस से। जैसे कि पहला है हमारा सीजरिंग, जैसे कि इसमें क्या होता है ना, एटॉम एक राइट की तरफ मूव करता है और एक लेफ्ट की तरफ। तो इसमें जैसे कि यहाँ पे देखिए ये हमारा एक एटॉम है, ये वाला एक एटॉम है और एक ये वाला एटॉम है, ये राइट की तरफ मूव कर रहा है और एक लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है। तो ये देखिए ये एक सीजर है, तो ये सीजर की तरफ मूवमेंट हो रहा है ऐसे। तो यहाँ पास यही बोला गया है, बोथ एटॉम्स अप्रोच ईच अदर लाइक सीजर। अब नेक्स्ट है हमारा वैगिंग। इसमें क्या होता है ना, जो दोनों एटॉम है या तो ये अप मूव करेगा एक साथ या तो फिर ये डाउन मूव करेगा एक साथ। तो देखिए टू एटॉम मूव अप एंड डाउन द प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू द सेंट्रल एटॉम। ये जो सेंट्रल एटॉम है ना इसी के रिस्पेक्ट में ये लोग मूव करता है, या तो अप या तो डाउन। अब नेक्स्ट रॉकिंग। रॉकिंग में क्या होता है ना, ये जो दो एटॉम है ये दोनों एक साथ मूव करेंगे, या तो फिर राइट या तो फिर लेफ्ट, दोनों एक साथ मूव करेंगे। देखिए द मूवमेंट ऑफ एटॉम्स इज इन द सेम डायरेक्शन। अब ट्विस्टिंग में क्या होता है, ट्विस्टिंग में एक एटॉम या तो फिर अप मूव करेगा या तो फिर एक एटॉम डाउन मूव करेगा, दोनों अपोजिट मूव करेंगे। वन एटॉम मूव अप द प्लेन एंड द अदर एटॉम मूव डाउन विथ रिस्पेक्ट टू द सेंट्रल एटॉम। ये जो सेंट्रल एटॉम है उसके रिस्पेक्ट में एक अप मूव करेगा और एक डाउन मूव करेगा। तो हम लोग ने बेंडिंग वाइब्रेशन भी समझ लिया, तो ये फंडामेंटल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन भी हम लोग ने पढ़ लिया, ये भी बहुत ईजी था। अब नेक्स्ट है हमारा फैक्टर अफेक्टिंग वाइब्रेशन। ये 2 मार्क्स में पूछा जाता है, इसलिए मैं इसको बहुत शॉर्ट में समझाया हूँ आप लोग को और बहुत शॉर्ट आंसर भी लिखा हूँ इसका। इसका 2 फैक्टर है, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एक फील्ड इफेक्ट। और भी बहुत सारा फैक्टर है, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ 2 ही फैक्टर लिखा हूँ क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछा जाता है। तो चलिए इसको समझते हैं। पहला है हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या करता है ना, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ।
अमीन का मैंने एग्जांपल लिया है, नाइट्रोजन है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन अटैच है। यहाँ पर वाइब्रेशन हो रहा है, एक हाइड्रोजन इधर आ रहा है और इसमें ये वाला हाइड्रोजन इधर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग हो रहा है और यहाँ पर जो वाइब्रेशन हो रहा है वो देखिए दोनों हाइड्रोजन एक इसके नाइट्रोजन की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पर सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग हो रहा है। तो इसके कारण एक ही मॉलिक्यूल 2 अलग अलग स्ट्रेचिंग शो कर रहा है, तो इसके कारण हम लोग को 2 डिफरेंट एब्जॉर्प्शन बैंड देखने को मिलता है अपने IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो यहाँ पर वही है, H bonding, hydrogen bonding changes the position and shape of an IR absorption band. Example, amine show 2 distinct band due to NH stretching. तो सिंपल ये था। अब नेक्स्ट है हमारा फील्ड इफेक्ट। फील्ड इफेक्ट में यहाँ पास होता क्या है, जैसे कि ये एक कंपाउंड है और इसमें देखिए 2 फंक्शनल ग्रुप अटैच है, एक क्लोरीन है और एक ये वाला, और इसी का आइसोमर एक यहाँ मैंने बनाया है। तो देखिए यहाँ पास क्या होता है ना, जैसे कि ये वाला कंपाउंड में यहाँ पास स्पेस कम है ये दोनों के बीच में, और यहाँ पास देखिए ये वाला कंपाउंड में ये और C डबल बॉन्ड O के बीच में स्पेस ज़्यादा है। तो इसी कम स्पेस और ज़्यादा स्पेस के वजह से यहाँ पास जो बॉन्ड्स का जो वाइब्रेशन है ना वो थोड़ा अलग हो जाता है इसमें और इसमें। तो बस इसी के कारण यहाँ पास वाइब्रेशन हमारा इफेक्ट करता है। तो देखिए व्हेन 2 फंक्शनल ग्रुप इन्फ्लुएंस ईच अदर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी थ्रू स्पेस इंटरेक्शन आइदर स्टेरिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर, तो इससे हमारा वाइब्रेशनल इफेक्ट होता है। तो हम लोगों ने IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर लिया है। इसका इंस्ट्रूमेंटेशन, प्रिंसिपल और एप्लीकेशन पढ़ लिया है, फंडामेंटल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन भी हमने पढ़ लिया, फैक्टर इफेक्टिंग वाइब्रेशन भी पढ़ लिया। ये तो 2 मार्क्स में पूछा जाता है, तो आप लोग इसका टेंशन मत लीजिएगा, नहीं समझ में आया तो उसको रट लीजिए। अब नेक्स्ट है हमारा फ्लेम फोटोमेट्री। फ्लेम फोटोमेट्री, तो आइए चलिए इसको हम लोग डायग्राम के थ्रू समझते हैं। जैसे कि इसका इंस्ट्रूमेंटेशन में ना सेम वही सब इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है जो कि हमारा UV विजिबल में और IR में हम लोगों ने देखा था। मोनोक्रोमेटर भी होता है, डिटेक्टर होता है, रिकॉर्डर होता है, वो सब इसमें होता है। बस यहाँ पास डिफरेंस ये होता है ना, इसका जो लाइट सोर्स जो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें IR और UV में, यहाँ पास कुछ बल्ब या फिर कुछ दूसरा एलिमेंट रहता है, बट इसमें क्या होता है ना, यहाँ पास फ्लेम रहता है। अब ये देखिए ये फ्लेम निकलता है कैसे है, उसी का यहाँ पास ये सब बैठाया हुआ है। जैसे कि हम लोग को कोई सैंपल है, इसको अगर हम लोग को जलाना है, यहाँ से अगर हम लोग को फ्लेम निकालना है तो हम लोग इसमें कुछ फ्यूल देंगे। तो देखिए यहाँ पास से ना कंप्रेस्ड फ्यूल सप्लाई रहता है जो कि यहाँ पास जाता है मिक्स चैम्बर में। अब देखिए ये सैंपल है, अब ये सैंपल यहाँ से सैंपल को अब यहाँ से वहाँ जाना है, तो यहाँ पास एक एटोमाइजर लगा हुआ रहता है जो कि ये लिक्विड सैंपल को वेपर फेज में कन्वर्ट करता है। फिर वो यहाँ से मिक्सिंग चैम्बर में जाता है। अब ये सैंपल और ये फ्यूल दोनों को मिक्स करने के लिए हम लोग कंप्रेस्ड एयर सप्लाई यहाँ पे भेजते हैं, जिसके हेल्प से ये दोनों अच्छा से मिक्स हो जाता है और फिर यहाँ से वो बर्नर में जाता है, जिसमें जाने के बाद उसमें से फ्लेम निकलता है, वो जलता है। अब यहाँ से रेडिएशन एमिट होगा, ये लेंस में जाएगा, ये लेंस जो लाइट इसमें से निकल रही है उसको ट्रैप कर करके ये आगे एमिट करता है। अब इसका प्रिंसिपल क्या होता है, इसका प्रिंसिपल क्या बोलता है कि अगर हम लोग कोई भी सैंपल को यहाँ पास बर्न करेंगे ना, तो उसमें जो मेटल्स का एलिमेंट होगा ना, जैसे कि सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम और लिथियम, उसको हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं इसी इंस्ट्रूमेंटेशन के थ्रू, फ्लेम फोटोमेट्री के थ्रू। अब देखिए इसका प्रिंसिपल क्या बोलता है, फ्लेम फोटोमेट्री इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सर्टेन मेटल आयंस सच एज पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम एंड लिथियम एक्सेट्रा। अब ये होता कैसे है, इसका प्रिंसिपल क्या है, ये देखिए हम लोग जब कोई भी मेटल को ना यहाँ पास बर्न करेंगे ना, तो उसके अंदर का जो इलेक्ट्रॉन है ना वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, यहाँ से यहाँ मूव कर जाएगा। लेकिन जैसे कि हम लोग को पता है ये जो एक्साइटेड स्टेट होता है ये अनस्टेबल होता है, तो इलेक्ट्रॉन फट से अपना वापस ग्राउंड स्टेट में आएगा, और जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आता है ना तो वो रेडिएशन इमिट करता है एक प्रॉपर वेवलेंथ का, तो उसी के थ्रू हम लोग मेटल का कंसंट्रेशन पता करते हैं अपना सैंपल में। तो देखिए व्हेन दीज मेटल आयंस इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ फ्लेम get excited by thermal energy and their electron jump from lower to higher energy level. They are unstable there, so they quickly fall back to their lower energy level, and by doing this they emit radiation as a wavelength. ये हमारा प्रिंसिपल था। अब नेक्स्ट है हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन। चलिए इसका इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ते हैं। मैं बहुत लेंदी नहीं रखा हूँ ये टॉपिक को, जो इंपॉर्टेंट है मैं उसी को कवर किया हूँ। जैसे कि ये देखिए पहले हम लोग पढ़ेंगे एटोमाइजर के बारे में। ये क्या करता है, ये जो हम लोग का जो सॉल्यूशन होता है ना उसको वेपर फेज में कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि जो एटॉम होता है वो बर्नर में जा कर के जाता है, उसके बाद वो फ्लेम में जा कर के जलता है। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा बर्नर। बर्नर को हम लोग यूज़ करते हैं फ्लेम निकालने के लिए, मतलब आग जलाने के लिए। तो इन फ्लेम फोटोमीटर सेवरल बर्नर एंड फ्यूल ऑक्सीडेंट कम्बिनेशन हैव बीन यूज्ड टू प्रोड्यूस द एनालिटिकल फ्लेम। ये बर्नर का आप 4 एग्जांपल याद कर लो, जैसे कि मीकर बर्नर, टोटल कंजम्पशन बर्नर,
प्रीमिक्स ऑफ लेमिनार फ्लो बर्नर और लंडर ग्राफ बर्नर। इसको आप एग्जाम में लिख देना बर्नर के साथ इसका एग्जाम्पल में। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा मिरर। तो ये जो मिरर होता है ना, ये देखिए ये बर्नर के पीछे लगा हुआ रहता है। इसका काम क्या होता है ना, जब यहाँ पे आग जलेगा ना तो इसका रेडिएशन, बहुत सारा रेडिएशन निकलता है इसके थ्रू। तो ये मिरर क्या करता है ना, इस जो लॉस्ट ऑफ रेडिएशन होता है यहाँ से, जैसे कि बहुत सारा जब रेडिएशन निकलता है ना ऐसे ऐसे ऐसे, तो बहुत सारा रेडिएशन लॉस्ट होता है। अगर हम लोग को इस फ्लेम से रेडिएशन स्टेट भेजना है तो वो हम लोग डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा रेडिएशन तो इसका ऐसे बर्बाद हो जाएगा ना, वेस्ट हो जाएगा। तो उसी वेस्ट को बचाने के लिए यहाँ पे मिरर की यूज़ होता है, जो कि ये रेडिएशन अगर यहाँ पे ऐसे पड़ेगा तो वो उसको मर्ज करके आगे भेजता है। तो मिरर का काम वही है। यहाँ पास कॉनकेव मिरर का यूज़ होता है, जैसे कि अ मिरर इज प्लेस्ड बिहाइंड द बर्नर फॉर रिफ्लेक्टिंग द रेडिएशन बैक टू द एंट्रेंस स्लिट ऑफ द मोनोक्रोमेटर। कनकेव मिरर इज यूज्ड। अब नेक्स्ट है हमारा स्लिट। स्लिट्स हमारा दो तरह का होता है, एक इंट्रेंस स्लिट और एक एग्जिट स्लिट। ये जो इंट्रेंस स्लिट होता है ये सिर्फ वही रेडिएशन को अलाउ करता है अपने मोनोक्रोमेटर में जो रेडिएशन फ्लेम या फिर मिरर के थ्रू पास होता है। और ये जो एग्जिट स्लिट है हमारा, ये वही रेडिएशन को अलाउ करता है जो कि सिलेक्टेड वेवलेंथ का रेडिएशन आता है मोनोक्रोमेटर से। ये देखिए जैसे कि यहाँ पास इसका लिखा हुआ है, द इंट्रेंस स्लिट अलाउ ओनली द रेडिएशन इमिटेड बाय द फ्लेम एंड मिरर्ड रिफ्लेक्शन ऑफ द फ्लेम। जो इंट्रेंस स्लिट था हमारा ये सिर्फ फ्लेम का ही रेडिएशन को अलाउ कर रहा है, और ये जो एग्जिट स्लिट है वो हमारा सिलेक्टेड वेवलेंथ रेंज को अलाउ कर रहा है। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा मोनोक्रोमेटर। मोनोक्रोमेटर तो आप लोग जानते ही, ये पॉलीक्रोमेटिक लाइट को कन्वर्ट करता है मोनोक्रोमेटिक लाइट में। ये प्रिज्म और ग्रेटिंग की तरह होता है। इसको आपने पढ़ाई था, इसका प्रिज्म और ग्रेटिंग का इसका डिफिनेशन आप यहाँ पे भी लिख देना। नेक्स्ट है हमारा डिटेक्टर। ये इंटेंसिटी को मेज़र करता है जो इसमें फॉल करता है। और यहाँ पे दो तरह का डिटेक्टर हम लोग पढ़ते हैं, एक वैक्यूम फोटो ट्यूब और एक फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। तो ये हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट था फ्लेम फोटोमेट्री का। अब नेक्स्ट इसका हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ फ्लेम फोटोमेट्री। फ्लेम फोटोमेट्री हम लोग को एलिमेंट का डिटेक्शन में यूज़ करता है, सॉफ्ट ड्रिंक्स, फ्रूट जूस या फिर अल्कोहलिक बेवरेजेस में। और फिर मेटल का डिटर्मिनेशन में यूज़ करता है, जो मेटल सीरम या फिर बॉडी फ्लूइड में या फिर यूरिन में प्रेजेंट होता है। और ये क्वालिटेटिव एनालिसिस में यूज़ होता है एक ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का एलिमेंट को डिटेक्ट करने के लिए। तो ये सिंपल मैंने 3 एप्लीकेशन यहाँ पे बताया है। और ये फ्लेम फोटोमेट्री में आपको उतना ज़्यादा कुछ लिखने का है नहीं, तो आप इसको ही एप्लीकेशन में इतना लिख देना, आपका लगभग हो जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये जो हमारा एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है ना, ये एब्जॉर्प्शन के ऊपर बेस्ड है। आइए देखिए ये कैसे होता है। जैसे कि अगर कोई भी हम लोग रेडिएशन पास करेंगे कोई मॉलिक्यूल से, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है ना ग्राउंड स्टेट में जो होता है, ये इस रेडिएशन से एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और फिर ये एब्जॉर्ब करने के बाद ये मूव करता है ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट में। जब ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है ना, तो इसी एब्जॉर्प्शन के बेस पे ये हमारा एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है। और इसी एब्जॉर्प्शन को हम लोग मेजर करके कंसंट्रेशन ऑफ गैस फेस एटॉम को पता करते हैं। तो इसका प्रिंसिपल यही है, जैसे कि द प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज बेस्ड ऑन द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी बाय ग्राउंड स्टेट एटॉम्स इन द गैसियस स्टेट। और इसी एब्जॉर्प्शन को हम लोग मेजर करके कंसंट्रेशन ऑफ गैस फेस एटॉम का पता करते हैं। अब आइए इसका हम लोग नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ते हैं। इसका इंस्ट्रूमेंटेशन में एक रेडिएशन सोर्स होता है, उसके बाद चॉपर होता है, फिर फ्लेम लगा रहता है जो कि सैंपल यहाँ पे होता है। ये सैंपल से ऊपर एटोमाइजर होता है, इसके ऊपर ये फ्लेम जलता है। फिर उसके बाद मोनोक्रोमेटर, डिटेक्टर, एम्पलीफायर और फिर हमारा रिकॉर्डर। तो आइए चलिए हम लोग रेडिएशन सोर्स के बारे में पढ़ते हैं। इसमें 2 रेडिएशन सोर्स यूज होता है, एक हॉलो कैथोड लैंप और एक इलेक्ट्रोड लेस डिस्चार्ज लैंप। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो रेडिएशन सोर्स होता है ना, वो स्टेबल और इंटेंस होना चाहिए हम लोग को एब्जॉर्प्शन को डिटरमाइन करने के लिए। अब नेक्स्ट है हमारा चॉपर। ये जो चॉपर है ना, ये हमारा रेडिएशन सोर्स और फ्लेम के बीच में लगा रहता है। ये क्या करता है, ये जो स्टेडी लाइट इसमें से जो इमिट होता है उसको ये ब्रेक कर देता है इंटरमिटेंट और पल्सेटिंग लाइट में। तो इसका वही काम होता है, इट ब्रेक्स द स्टेडी लाइट फ्रॉम लैम्प इनटू एन इंटरमिटेंट और पल्सेटिंग लाइट। नेक्स्ट हमारा जो एटोमाइजर है वो लिक्विड सैंपल को वेपर फेज में कन्वर्ट कर देता है, और जहाँ पास जो एटॉम है वो फ्री ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा मोनोक्रोमेटर। तो इसमें भी मोनोक्रोमेटर वही सेम और सब इंस्ट्रूमेंटेशन की तरह ही है। प्रिज्म और ग्रेटिंग भी यहाँ मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है। और उसके बाद है हमारा डिटेक्टर, यहाँ पे फोटो मल्टीप्लायर यूज़ होता है सबसे ज़्यादा। और फिर हमारा एम्पलीफायर, ये क्या करता है, इट एम्पलीफाई द इलेक्ट्रिक करंट मेनी टाइम्स। मतलब जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है ना, उसको एम्पलीफाई कर देता है बार 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 बार। और हमारा लॉक इन एम्पलीफायर आर प्रीफर्ड, यहाँ पास लॉक इन एम्पलीफायर यूज़ होता है। और फिर हमारा नेक्स्ट जो है रिडॉट डिवाइस,
चार्ट रिकॉर्डर्स यहाँ पे यूज़ होता है हमारा रीडआउट डिवाइस में। तो ये हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन था। इसका इंस्ट्रूमेंटेशन वैसा लार्ज नहीं है, मैं आपको स्मॉल में ही करके समझाया हूँ, क्योंकि आप कितना इंस्ट्रूमेंटेशन याद करोगे, आपको बहुत याद करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट इस यूनिट में आप IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंस्ट्रूमेंटेशन याद कर लोगे ना, तो आपका लगभग वही मेन है, वही इसी से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। इसका इंस्ट्रूमेंटेशन का आने का चांस कम है, इसीलिए मैं इसको ब्रीफ में समझाया हूँ आपको। अगर आए तो आप इस क्वेश्चन को मिस मत करो, आप कम से कम लिख दो इसके बारे में। अब इसका एप्लीकेशन हम लोग पढ़ते हैं, एप्लीकेशन भी आता है इसका। तो चलिए आइए, इसका एप्लीकेशन सिंपल है। सलाइवा में जो कैल्शियम होता है ये उसका डिटर्मिनेशन में यूज़ करता है, या फिर हमारा जो कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम और पोटेशियम जो हमारा ब्लड सीरम में होता है उसका भी डिटर्मिनेशन में हेल्प करता है हम लोग को। ये जो हमारा एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस में बहुत सेंसिटिव और एक्यूरेट होता है, और जबकि ये क्वालिटेटिव एनालिसिस में रेयरली यूज़ होता है। और फिर हमारा जो नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ मेटालिक एलिमेंट्स इन फूड इंडस्ट्री। फूड इंडस्ट्री में जो हमारा मेटालिक एलिमेंट है उसको डिटेक्ट करने में ये एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ होता है। और फिर हमारा बायोलॉजिकल मटेरियल में भी मेटालिक एलिमेंट को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो सिंपल सा इसका ये एप्लीकेशन था। तो फ्रेंड्स, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी हम लोग ने ब्रीफ में अच्छा से समझ ही लिया। अब देखिए, तो हम लोग ने लगभग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग यूनिट 2 का कवर कर ही लिए हैं। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का हम लोग ने इंस्ट्रूमेंटेशन, प्रिंसिपल, एप्लीकेशन भी पढ़ लिया, फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन भी पढ़ लिया हम लोग ने, फैक्टर इफेक्टिंग वाइब्रेशन भी पढ़ लिया। फिर उसके बाद फ्लेम फोटोमेट्री और एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का हम लोग ने प्रिंसिपल, इंस्ट्रूमेंटेशन और एप्लीकेशन देख लिया। तो अगर फ्रेंड्स आपका एग्जाम है, आपका कल एग्जाम है सेमेस्टर का, या फिर 1-2 दिन के अंदर एग्जाम है और आपके पास टाइम बहुत कम है, आपको इस यूनिट को कवर करना है, तो आप इतना टॉपिक को कम से कम कवर कर लो सबसे पहले। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचे तो आप कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक को कवर कर लेना। लेकिन आप अगर इतना कवर कर लोगे ना तो आपका हाई चांस हो जाएगा कि आप इस यूनिट से जो क्वेश्चन आएगा आप उसको एग्जाम में अच्छा से लिख दो। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।